हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बेहद अच्छे से चल रही है और इन क्लासों का आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, ये वाली सीरीज में हम लोगों ने प्राचीन भारत को पढ़ना स्टार्ट किया है और प्राचीन भारत में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ये वाली सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारी इन पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप इन सभी क्लासों को पढ़ सकते हैं। जो बारी है महाजनपद काल को पढ़ने की। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है, देखिए, और हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा लेवल आप लोगों को दे पाए। और जो पहला सवाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत में आगमन के बाद यहाँ पे आर्यंस, ये जितने भी यहाँ पर आर्यंस आए थे, जो इनका मूल स्थान कहाँ पर माना गया, हम लोगों से पूछा है। मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान, सप्त सिंधु जो प्रदेश कहां पर माना गया है। देखिएगा, भारत में यहाँ पे आर्यंस का प्रवेश, यहाँ का आर्यंस का जो प्रवेश मुख्य रूप से माना गया है। तो कहीं प्राचीन इतिहासकारों में एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट आज भी जो बना हुआ है कि आर्यंस मुख्यतः मध्य एशिया से आए हुए जो व्यक्ति हैं या इनका मूल स्थान भारत में ही रहा है। तो कई हम लोगों को थ्योरियां यहाँ पर मुख्य रूप से आर्यंस के बारे में पढ़ने को मिलती है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख रूप से हम लोगों को यहाँ पर प्रमाणित माना जाता है कि वो आप लोगों का यहाँ पर एशिया माइनर या आपका एशिया में जो प्रमुख रूप से तुर्की है, वहां पर आप लोगों का एक बोगज गोई, कौन सा, एक बोगज गोई वहां पर अभिलेख हुआ करता था। और यहीं से हम लोगों को ऐसा माना जाता है कि आर्यंस का आगमन हुआ था। मुख्य आधार मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने जो बताया है कि आर्यंस मुख्य रूप से मध्य एशिया के व्यक्ति थे, मध्य एशिया के यह व्यक्ति हुआ करते थे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, मैक्स मूलर ने पहली बार यह हम लोगों को बताया था। और ये जितने भी आर्यंस आए थे, जो इनका ऋग्वेदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 33 बार इनका प्रयोग किया गया है। यानी ये जो आर्यंस है, इसे आर्य शब्द का, इसे यहीं पर ये जो आर्य शब्द आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुख्य रूप से इसका 33 बार हम लोगों को प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम लोगों से ये पूछा है कि इनका मूल स्थान क्या हुआ करता था, कहां पर आकर ये बस गए थे। तो याद होना चाहिए था, एक सप्त सिंधु जो प्रदेश हुआ करता था, यहां पर आकर क्या हुआ करते थे, ये बस गए थे। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट, सप्त सिंधु। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, जो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, एकमात्र महाजनपद आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है, और जो कि मुख्य रूप से कहां पर हुआ करता था, दक्षिण में हम लोगों को स्थित होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 16 महाजनपद, 16 महाजनपद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जो 16 महाजनपद हम लोगों को देखने को मिलते हैं, हम लोगों से जो पूछा है कि इसमें से दक्षिण में कौन सा हुआ करता था, यहाँ पर जो दे के रखा है, यह आपका मगध। आप सभी जानते हैं कि मगध की जो कैपिटल हुआ करती थी वह पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, यहाँ पर ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। कंबोज की कैपिटल हुआ करती थी हाटक, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पे अशमक की जो कैपिटल हुआ करती थी, ये भी एक प्रकार का महाजनपद हुआ करता था। और इसकी क्या जो कैपिटल हुआ करती थी वो पोटन, क्या हुआ करती थी, पोटन हुआ करती थी। और यही 16 महाजनपदों में जो एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र यह जो महाजनपद देखने को मिला, जो कहां पर हुआ करता था, जो दक्षिण में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। जब आप देखिएगा, ये जो मगध हुआ करता था, मगध की हमें मुख्य रूप से 3 कैपिटल यहाँ पर देखने को मिलती है। अब 3 कैपिटल कौन से देखने को मिलती है, यदि मैं जो पूछ लूंगा कि पहली फर्स्ट कैपिटल क्या देखने को मिलेगी,
तो हम लोगों को राजगृह देखने को मिले, ये इसकी पहली कैपिटल हुआ करती थी। इसकी सेकंड जो राजधानी क्या हुआ करती थी, जवाब हो जाएगा वैशाली। इसकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी, मतलब सेकंड नंबर पर जो मगध साम्राज्य में ये वैशाली को कैपिटल बनाया गया था। और थर्ड नंबर पर क्या हुआ करता था, ये थर्ड नंबर पर हम लोगों को पाटलिपुत्र इस कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को ये भी क्रम याद यहाँ पर होना चाहिएगा। और हम लोगों को यहाँ पर अवंती दे के रखा है, आप सभी जानते हैं इसके दो कैपिटल आप लोगों का उज्जैनी, यहाँ पर उज्जैनी, और हम लोगों को यहाँ पर महिष्मती, कौन सा, महिष्मती हम लोगों को ऐसे कैपिटल देखने को मिलती है। तो ये आपकी उज्जैनी की ये जो अवंती हुआ करता था, इसकी दो कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा था कि जो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में था, तो ये आपका अश्मक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है, और देखिएगा मैंने आप लोगों को ये बताया कि दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद हुआ करता था, लेकिन 16 महाजनपद हम लोगों को देखने को मिले। 16 में से 14 महाजनपद केवल भारत में है, भारत से बाहर भी 2 ही महाजनपद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से वो 2 महाजनपद हम लोगों को देखने को मिले, एक तो आप लोगों का ये यही वाला हम लोगों को देखने को मिलेगा, और एक हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो गांधार महाजनपद, कौन था, गांधार महाजनपद हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 2 ही महाजनपद है जो हम लोगों को भारत से बाहर देखने को मिलेगा। वर्तमान भारत से बाहर यही 2 ही महाजनपद हम लोगों को देखने को मिलते हैं, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, और अगला प्रश्न दे के रखा है, कौटिल्य ने किस राजा को शब्दोपति, शब्दोपजीवी राजा, शब्दोपद एक जीवी शब्द का प्रयोग किया है, और किसके लिए किया है, पावा के मल्ल के लिए, वैशाली के लिच्छवी के लिए, या मिथिला के विदेह के लिए, या आपके ये कुशीनारा के मल्ल के लिए। इसका राइट आंसर होगा वैशाली के मल्ल के लिए। यहाँ ये वैशाली के लिच्छवी के लिए यह शब्द का प्रयोग किया है। राजा शब्दोपजीवी यानी जितने वहां के जितने भी राजा बने सारे महान शासक के रूप में जाने गए, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को देख के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम जनपद राजस्थान में स्थित है, कौन सा राजस्थान में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका सबसे पहले तो यही देखने को मिलेगा, जैसे कैपिटल अभी हम लोगों ने महाजनपद की हम लोगों को ने हाटक देखा था, ये भारत से एक महाजनपद देखने को मिलेगा। फिर आपका अवंती जो महाजनपद हुआ करता है, जो कैपिटल हम लोगों को उज्जैनी, और आप लोगों की महिष्मती हम लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोगों को ये मत्स्य दे के रखा है, ये मुख्य रूप से जो राजस्थान का इलाका है वहां पर भी हम लोगों को जो देखने को मिला। और इसे कैपिटल हुआ करती थी, वो हुआ करती थी विराटनगर। क्या हुआ करती थी, विराटनगर से एक राजधानी हुआ करती थी। वहीं पर ये जो पांचाल हुआ करता था, जो इसकी मुख्य राजधानी हुआ करती थी वो काम्पिल्य का हुआ करती थी। काम्पिल्य इसकी प्रमुख राजधानी हम लोगों को देखने को मिलती है, राइट। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिले, यानी राजस्थान में जो एकमात्र महाजनपद हम लोगों को आप लोगों का ये मत्स्य यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, ग्रीक यूनानी लेखों के द्वारा ये 2 शब्द हम लोगों को यहाँ पर देख के रखे हैं कि जो ग्रीक यूनानी लोग आए थे, ग्रीक यूनानी लोगों ने किसके लिए यहाँ पे अग्रमीश और जेंत्रमीश शब्द का प्रयोग किया था। ये दोनों शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, अग्रमीश शब्द, और आप लोगों का एक शब्द देख रखा है जेंद्रमीश। ये जेंद्रमीश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आप लोगों से सवाल पूछा है, या आपके अजातशत्रु कालाशोक के लिए, महापद नंद के लिए, या शिशुनाग के लिए प्रयोग किया गया है। यह दोनों शब्दों का प्रयोग यदि आप लोग सवाल पूछ लेगा, हालांकि हमसे थोड़ी सी एक गलती यहां पर हुआ है, जो इसका राइट आंसर है वो हम लोगों को 4 ऑप्शन में ही नहीं देखने को मिलेगा। देखिएगा यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो दोनों ही शब्द है यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में नहीं, यह मुख्य रूप से धनानंद के लिए, किसके लिए, धनानंद के लिए इन दोनों शब्दों का क्या किया गया है,
प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, वही धनानंद जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और इसी के समय काल में हम लोगों को सिकंदर जो तृतीय हुआ करता था, उसका आक्रमण भी हम लोगों को भारत में देखने को मिलता है। ये एक षटकाल आप लोगों को याद होना चाहिए। एक षटकाल नामक व्यक्ति इसका प्रमुख रूप से सलाहकार भी हुआ करता था। यदि आप लोगों से प्राचीन भारत में दे देगा कि षटकाल नामक जो व्यक्ति है वो किसका जो मुख्य जो सलाहकार हुआ करता था, तो वो हुआ करता था धनानंद का। राइट, इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हम लोगों ने महापदनंद को हम लोग पढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से नंद वंश का उसका जो यह वास्तविक संस्थापक हुआ करता है। क्या हुआ करता था? वास्तविक संस्थापक हम लोगों को यही यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम लोगों ने आप लोगों को बताया था इसे जो यहाँ पर परशुराम भी इसे इस शासक को कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। एक छत्र भी इसका उपनाम है, या फिर एकराट। क्या देखने को मिलेगा? एकराट। यह सभी हमें महापद्मानंद का नाम हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। हम लोगों को कालाशोक दे के रखा है, और कालाशोक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कालाशोक के बारे में जो द्वितीय हम लोगों को द्वितीय बौद्ध जो संगति थी, वो इसी के समय काल में हम लोगों को 343 बीसी के समय काल में यहाँ पर देखने को मिलती है। शिशुनाग कौन हुआ करता था? तो शिशुनाग ने ही एक आपके शिशुनाग वंश की क्या किया था? इसी शिशुनाग ने यहाँ पर शिशुनाग वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। लेकिन हमारे सवाल का जो राइट आंसर मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पे अग्रमीज और जैंत्रिमी दोनों शब्द का प्रयोग धनानंद के लिए किया गया है। किसके लिए? धनानंद के लिए किया गया है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देके रखा है, निम्नलिखित में किस शासक को दहेज के रूप में काशी का भाग प्राप्त हुआ था? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मगध राजवंश हुआ, उसी मगध राजवंश में एक मुख्य हम लोगों को साम्राज्य देखने को मिला जिसका नाम था हर्यक वंश। और ये जो हर्यक वंश हुआ करता था, हर्यक वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा गया है। इसी हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ करता था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम हुआ करता था? बिंबिसार। इसी बिंबिसार ने अपने क्षेत्र का विस्तार के लिए इसने कई प्रकार के जो विवाह किए थे, और ऐसा माना जाता है कि इसने 600 से ज्यादा विवाह किए थे। लेकिन हमें प्रमाणिक रूप में हम लोगों को 600 से ज्यादा विवाह यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 प्रमुख विवाह देखने को यहाँ पर मिलते हैं। 600 से ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा विवाह किए गए थे, लेकिन 3 ही प्रमुख जो देखने को मिलते हैं। और एक वैशाली वैशाली में एक शासक लिच्छवी, कौन सा? लिच्छवी की एक जो बेटी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था चेलना। क्या नाम हुआ करता था? चेलना। और चेलना से जब इसने विवाह किया था तो इसे जो काशी है ये दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। इसे क्या हुआ करता था? ये काशी तभी इसको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ करता था। और यह अजातशत्रु को ये जो बिंबिसार हुआ करता था, आप सभी जानते हैं, ये जो बिंबिसार था, तो बिंबिसार और इसी चेलना, इन दोनों के माध्यम से इन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। यहाँ पर अजातशत्रु आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यहाँ पर यह आपका अजातशत्रु ने यहाँ पर जन्म लिया था, और ये बिंबिसार के समयकाल में यानी इसके दरबार में मुख्य रूप से एक जीवक नाम का राजवेद हुआ करता था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब ये राजवेद कौन था? बेसिकली जो यहाँ पर बिंबिसार हुआ करता था, तो बिंबिसार के दरबार में एक प्रकार की जो आम्रपाली नामक वेश्या हुआ करती थी। आम्रपाली नामक एक वेश्या हुआ करती थी, लेकिन दिखने में यह सुंदर थी। तो बिंबिसार ने क्या किया? ये जो वेश्या थी जिसका नाम था आम्रपाली, इससे विवाह किया, और बिंबिसार और आम्रपाली के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया जिसका नाम था जीवक। तो जीवक ने क्या किया था कि आपके उज्जैनी महाजनपद जो हुआ करता था, एक जो महाजनपद हुआ करता था, इसमें एक चंद्र प्रकोत, कौन सा?
चंद्र प्रघोत करके एक शासक हुआ करता था, इसका भी जो इन्होंने इलाज यहाँ पर किया था। और जो अंत समय में बिंबिसार ने क्या किया था कि जो गौतम बुद्ध के लिए क्या किया था, अपने राजवेद जीवक को भी उनकी सेवा में जीवक को अपनी उनकी सेवा में क्या किया था, भेज दिया था। तो ये आप लोगों को जीवक के बारे में याद होना चाहिए। यानी यही जीवक राजवेद के द्वारा चंद्र प्रघोत का इलाज किया गया, और यही जीवक के द्वारा जो अंत समय में गौतम बुद्ध की क्या किया गया था, सेवा भी की गई। लेकिन इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी बिंबिसार। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात ये भी याद होना चाहिए कि यही चेलना के कहने पर, ये जो चेलना हुआ करती थी, जिससे जब इसने विवाह किया था तो इसे काशी दहेज के रूप में मिला था। तो यही जब यह चेलना से विवाह किया था, तो चेलना के कहने पर, यही चेलना के बोलने पर इसी यहाँ पर बिंबिसार ने जैन धर्म भी स्वीकार किया था। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश में मगध साम्राज्य का उदय हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने मुख्य रूप से यहाँ पर मगध राजवंश देखने को मिलेगा, और इसी मगध राजवंश में हमें मुख्य रूप से जो सबसे पहले हम लोगों को एक हर्यक वंश देखने को मिला। हर्यक वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का शिशुनाग वंश, कौन सा वंश देखने को मिलेगा? शिशुनाग वंश देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना स्वयं शिशुनाग के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ये हर्यक वंश की स्थापना मुख्य रूप से बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक माना गया। और यही शिशुनाग के बाद एक नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद महापद नंद ने इसे क्या किया था, वास्तविक संस्थापक हुआ। फिर हम लोगों को एक मौर्य वंश देखने को मिला। मौर्य वंश का जो प्रमुख शासक हुआ, जिसने स्थापना किया था, उसका नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुआ करता था? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। और जब यह मौर्य वंश पूर्णतः समाप्त हो गया, तब इस मगध राजवंश में आगमन हुआ था शुंग का। किसका आगमन हुआ था? शुंग वंश का यहाँ पर जो प्रमुख रूप से यहाँ पर अधिकार हुआ, और इनका उदय हुआ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यभति एक पुष्यभति शुंग ने क्या किया था? इसी शुंग वंश की स्थापना किया था। जब ये पुष्यभूति शुंग ने जब स्थापना किया था, तो इसके दरबार में एक पतंजलि मुख्य रूप से एक राजवेद भी हुआ करता था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहीं पर सातवाहन वंश भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। कौन हुआ करते थे? सातवाहन। तो सातवाहन जो वंश हुआ करता था, इसका जो संस्थापक हुआ करता था वो सीमुक हुआ। कौन हुआ? यदि आप लोगों से पूछेगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, इज नोन एज सीमुक हुआ। सीमुक उस वंश का प्रमुख रूप से संस्थापक हुआ करता था। इसी सातवाहन जो वंशों ने पहली बार भारत में जो शीशे के कॉइन्स चलाए थे, शीशे के जो कॉइन्स चलाने का भारत में काम किया था, वो इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्हीं के द्वारा ब्राह्मण को पहली बार इनके द्वारा भूमि भी दान में दी गई, भूमि भी दान में किया गया। और व्यापार के माध्यम से, किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से दक्षिण भारत और आपके उत्तर भारत को इनके द्वारा क्या किया गया था? जोड़ने का प्रयास भी किया गया था। राइट, इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है। और नंद वंश को तो मैंने आप लोगों को तभी ही बताया, महापद्म जो नंद हुआ करता था वो इसी वंश का वास्तविक संस्थापक यहाँ पर माना गया है। तो सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है कि उस राज्य का नाम बताए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया गया था। किसके यहाँ पर हाथियों का सबसे जो पहली बार प्रयोग किया गया था, और युद्ध में हाथियों का पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया था। आप लोगों से पूछा है कौशल, मगध, यहाँ पर चंपा, एक जंग हुआ करता था, एक महाजनपद, उसी कैपिटल हुआ करती थी चंपा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो मगध होना चाहिए। मगध ने पहली बार युद्ध में क्या किया था? हाथियों का प्रयोग यहाँ पर किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा
पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और झेलम के तट पर ग्रीक शासक आपके अलेक्जेंडर का सामना किसके साथ हुआ था? देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि जो मकदुनिया का एक शासक हुआ, मकदुनिया का यह प्रमुख रूप से शासक हुआ, और यह मकदुनिया का जो शासक हुआ करता था वो सिकंदर, कौन हुआ? सिकंदर तृतीय हुआ। ये जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ये सिकंदर 1, सिकंदर 2 नहीं था, जबकि ये सिकंदर तृतीय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सिकंदर जो तृतीय ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, राइट। जब इस सिकंदर तृतीय ने भारत में 326 बीसी में आक्रमण किया था, उस समय यहाँ पर एक पंजाब का शासक हुआ करता था। उस समय यहाँ पर पंजाब का शासक हुआ करता था राजा पोरस। तो राजा पोरस का जब इसके साथ युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग बैटल ऑफ हाइडेस्पीच, बैटल ऑफ हाइडेस्पीच हम लोग नाम देते हैं, हाइडेस्पीच हम लोग नाम देते हैं, या फिर हम लोग इसे झेलम नदी का युद्ध नाम देते हैं, या फिर हम लोग बैटल ऑफ वितस्ता, क्या बैटल ऑफ वितस्ता। तो ये वितस्ता, ये सभी युद्ध वास्तव में एक ही युद्ध है, इतने नामों से इसको जो पुकारा जाता है। और 326 बीसी के समय काल में हम लोगों को सिकंदर तृतीय और जो एक आपके पंजाब के शासक हुआ करते थे राजा पोरस के साथ हम लोगों को युद्ध देखने को मिला। तो यही सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी हम लोगों को देखने को मिलेगा पोरस। यहाँ पर इतना याद होना चाहिएगा। और जब इस सिकंदर तृतीय ने भारत पर जब पहली बार आक्रमण जब किया था, तो ये जो सिकंदर तृतीय हुआ करता था, तो सिकंदर तृतीय के जो गुरु हुआ करते थे वह अरस्तु हुआ करते थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यही अरस्तु का शिष्य प्लेटो हुए, और प्लेटो के जो गुरु हुआ करते थे वो सुकरात माने गए। कौन माने गए? सुकरात यहाँ पर माने गए, यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और आपके अरस्तु का शिष्य सिकंदर तृतीय माना गया। और इसी शासक के द्वारा क्या किया गया था? भारत पर आक्रमण भी किया गया था, राइट। सवाल का जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देकर रखा है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन हम लोगों को सही नहीं देखने को मिलेगा? या आपके अंगुत्तर निकाय में भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में 16 महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलेगा। और 6ठी शताब्दी में जब इसने बात किया गया है, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ में हमें प्रमुख रूप से 3 प्रकार के पिटक देखने को मिले। उसमें हम लोगों को सुप्त पिटक देखने को मिला, और उसी सुप्त पिटक में 5 निकाय भी देखने को मिले, और इन 5 निकायों में से एक हमें अंगुत्तर निकाय भी देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों को 16 महाजनपद का पहली बार यहाँ पर उल्लेख देखने को मिला है। तो अब जब ये 16 महाजनपद का उल्लेख देखने को मिला, और इसी मैंने आप लोगों को जब सुत पिटक लिखाया था, तो सुत जो आपके पिटक में एक यहाँ पर दीर्घ निकाय हुआ, और इसी दीर्घ निकाय में यहाँ पर हम लोगों को 16 नहीं बल्कि 14 महाजनपद देखने को मिले थे। बल्कि यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महाजनपद काल का जो समाज कुलीन वर्ग का, मतलब जो श्रेष्ठ था, और गरीब वर्ग के बीच का विभाजन था, यह बात बिल्कुल सही, ये भी हुआ करता था। महाजनपद काल में कृषि आधारित आपके अर्थव्यवस्था में विकास के लोहे के औजारों का प्रयोग किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। हमें उत्तर वैदिक काल में ही लोहे के प्रमाण अंतरजी खेड़ा में प्राप्त हो चुके थे, और इन्हीं महाजनपद काल में मगध रूप से इसी कारण ही प्रसिद्ध हो पाया था कि लोहे के प्रमाण सबसे ज्यादा यहाँ पर प्राप्त हुए थे। और मगध राजवंश में सबसे ज्यादा लोहे का क्या किया गया था? प्रयोग भी किया गया था। हथियार बनाने में, दरवाजे बनाने में मुख्य रूप से लोहे का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और तीनों ही यहाँ पर सही, राइट। चलो आप लिख लेना, इनको तीनों ही सही माने जाएंगे यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य अर्थात महाजनपद आपके अस्तित्व में आए। तो महाजनपद में उनकी राजधानी में गलत मिलान करना है। कौन सी गलत यहाँ पर होगी? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर मगध राजवंश दे के रखा है, राजगीर या राजगृह भी आप इसे बोल सकते हैं। राजगृह भी कैपिटल हुआ करती थी। हम लोगों को वश की कैपिटल क्या कोशम भी देखने को मिलती, ये भी बिल्कुल सही है।
वज्जी की कैपिटल क्या वैशाली हम लोगों को देखने को मिली, या कुरु की कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर विराटनगर देखने को मिलेगी। देखिए कुरु हम लोगों को देख रखा और कुरु कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का इंद्रप्रस्थ देखने को मिलती है, और हम लोगों को यहाँ पर एक मत्स्य एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी कैपिटल हम लोगों को विराटनगर क्या देखने को मिली, विराटनगर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिएगा, राइट, आप लोगों को याद होगा। और ये जो मगध राजवंश हुआ करता था, इसी मगध राजवंश ने 16 महाजनपदों में से इसी वज्जी को सबसे पहले अपने यहाँ पर अधीन किया था। वज्जी को पहली बार जीता था यदि, यानी इसी वज्जी संघ को पहली बार कहां पर लिया गया था, तो मगध राजवंश में लिया गया था। जो सवाल का राइट आंसर देखने मिला ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हम लोगों को बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। सभी महाजनपद आपके जल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों में एक समूह के द्वारा किया जाएगा। देखिए अल्पतंत्री का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रमुख रूप से राजतंत्र था वहां पर, यानी एक व्यक्ति का शासन किया जाता। हाँ, ये प्रमुख रूप से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो 16 महाजनपद हम लोगों को देखने को मिले, 16 महाजनपदों में 14 वैसे महाजनपद थे जिसमें हम लोगों को लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र देखने को मिला। लेकिन वहां पर मल्ल और वज्जी, याद रखिएगा मेरी बात को, मल्ल और वज्जी दो वैसे महाजनपद थे जहां पर राजतंत्र नहीं बल्कि हमें लोकतंत्र वहां पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक मल्ल और एक वज्जी, ये दो महाजनपद हुआ करते थे जहां पर हम लोगों को लोकतंत्र की व्याख्या की गई है कि यहाँ पर लोकतंत्र हुआ करता था, और 14 महाजनपद हुआ करते थे जहां पर राजतंत्र हुआ करता था। तो सभी नहीं हुआ करते थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी महाजनपद पूर्व भारत में स्थित थे, पूर्व भारत में स्थित हम लोगों को ये नहीं देखने को मिले। जबकि मैंने आप लोगों को जो बताया था कि हम लोगों को गंगा घाटी जो क्षेत्र है, गंगा घाटी क्षेत्र में हम लोगों को 10 महाजनपद देखने को मिले। हमें मुख्य रूप से आप लोगों का जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है इसमें 2 है, लेकिन आप लोगों का ये आपका उज्जैनी गंगा नदी घाटी के पास हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक हमें दक्षिण भारत का अश्मक, दक्षिण भारत का हमें यहाँ पर आप लोगों का अश्मक यहाँ पर जो देखने को मिलता है, या ये आपका अश्मक आप लोगों को याद रखना है। और भारत से बाहर हम लोगों को 2 महाजनपद यहाँ पर देखने को मिले, और एक आप लोगों का कुरु महाजनपद हम लोगों को आपके हरियाणा वाले क्षेत्र में देखने को मिला। तो सभी पूर्व में नहीं थे, यह बात बिल्कुल यहाँ पर गलत थे। महाजनपदों में कोई सेना नहीं रखते थे, बल्कि यह बात गलत है। महाजनपदों में सेना रखी थी, और प्रमुख रूप से हम लोगों को यह भी देखने को मिलेगा जो बिंबिसार हुआ करता था, इसी बिंबिसार ने क्या हुआ करता था, पहली बार सेना भी रखी थी। तो यह बात बिल्कुल यहाँ पर गलत होगी। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों के सूचीबद्ध हम लोगों को जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में हमें अंगुत्तर निकाय कहाँ पर, आपका अंगुत्तर निकाय में, और इसी जैन धर्म में हमें यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हमें भगवती सूत्र, किसमें, भगवती सूत्र में हम लोगों को यहाँ पर 16 महाजनपद के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि मगध, कौशल, आपके अवंती और वश में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, इनकी कैपिटल जो इनकी राजधानी का हम लोगों को क्रम बताना है। अब देखिए 16 महाजनपद हुए जिसमें से मगध कैपिटल मैंने बताया था राजगृह हुआ करती थी, कौशल की राजधानी श्रीवस्ती हुआ करती थी, राजगृह देख रखा है, श्रीवस्ती भी देख रखा है। आपकी अवंती कैपिटल आपकी उज्जैनी जो मुख्य रूप से मान के चले आप, वश कैपिटल हुआ करती थी कौशाम्बी, क्या हुआ, कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल क्या होना चाहिए, राइट आंसर होगा, राइट। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि ये आपके इनमें से 16 महाजनों में सर्वाधिक जनसंख्या थी। मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक जो जनसंख्या हम लोगों को देखने को मिलती है वो हमें गंगा घाटी के क्षेत्र में टोटल 10 महाजनपद देखने को मिले, और जो 10 महाजनपद हुआ करते थे उसमें जो सर्वाधिक हमें जनसंख्या देखने को मिलती है वो आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो पढ़े नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो अगला प्रश्न देख रहा है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्के और मुद्रा का प्रचलन कब किया गया, आप लोगों से सवाल पूछा है। या आपके अशोक के समय काल में, 600 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासन काल में, या फिर 300 ईसा पूर्व में क्या यहाँ पर पहली बार मुद्रा और सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर किया गया था। आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिएगा इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 600 बीसी के अराउंड, 600 बीसी के अराउंड भारत में सिक्कों को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और इन्हीं सिक्कों में से जो प्रमुख रूप से हम लोगों को हर बार स्वर्ण कॉइन्स, जो सोने के सिक्के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि सोने के सिक्कों से यदि संबंधित प्रश्न आए आपकी परीक्षाओं में, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो ग्रीक शासक हुआ कर, कौन शासक, जो ग्रीक शासक हुआ करते थे, उन्होंने भारत में पहली बार क्या किया था, पहली बार उनके द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। वहीं पर हमारे पास में एक यहाँ पर कुजल कडफिसेस, कुजल कडफिसेस नामक जो एक शासक हुआ करता था, इसने सर्वाधिक मात्रा में, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का इस व्यक्ति के द्वारा जो प्रचलन किया। और हमको मुख्य रूप से गुप्त वंश देखने को मिला, और गुप्त वंश में क्या किया गया था, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। सर्वाधिक यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन किया गया था वह गुप्त डायनेस्टी में यहाँ पर किया गया था, राइट। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 600 बीसी के अराउंड यहाँ पर होने हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी बी सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। चलो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न दे के रखा है, भारतीय इतिहास की प्रथम प्रमाणित तिथि जो माना गया है वो कब से माना गया है। तो भारतीय इतिहास की एक प्रमाणित तिथि चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज्यारोहण, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, या आपके अशोक पर जब ये विजय प्राप्त किया था तब माना गया, या सिकंदर का जब भारत में आक्रमण किया था। यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि प्रमाणिक तिथि कौन सी माना गया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था, ये भारत, यहीं से भारत को जो प्रमाणित हम लोगों को इतिहास भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे होंगे कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हम लोगों को देखने को मिली, और जिसका नाम, उसका एक नाम काकर्ण भी पड़ता है। क्या पड़ता है, उसका एक नाम काकर्ण भी हम लोगों को देखने को मिला। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो शिशुनाग वंश हुआ करता था, इसी शिशुनाग जो वंश का जो प्रमुख शासक हम लोगों को शिशुनाग ही देखने को मिल देगा। और इसी शिशुनाग का जो बेटा हुआ जिसका नाम हुआ करता था यहाँ पर कालाशोक, क्या कौन हुआ करता था, कालाशोक हुआ। और इसी कालाशोक के समय काल में हमें द्वितीय बौद्ध संगति, कौन सी संगति, द्वितीय बौद्ध संगति हम लोगों को देखने को मिलती। देखो जल्दी से आप लोग याद कर लेना कि 443 बीसी में, 483 बीसी में हम लोगों को यहाँ पर पहली बौद्ध संगति देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिली, जवाब हो जाएगा राजगृह देखने को मिली। शासक कौन हुआ करता था, यहाँ पर अजात शत्रु कौन हुआ करता था, यह आपका अजात शत्रु हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर। और 383 बीसी में हम लोगों को जो द्वितीय बौद्ध संगति देखने को मिलती है, यहाँ पर ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आप लोगों को वैशाली में देखने को मिले। कहाँ पर, वैशाली में देखने को मिलेगी। शासक कौन हुआ करता था, कालाशोक, यही कालाशोक यहाँ पर शासक हुआ करता था। और जो तृतीय बौद्ध संगति लगभग 250 बीसी के अराउंड हम लोगों को एक तृतीय बौद्ध संगति देखने को मिलेगी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो पुत्र में शासक कौन हुआ करते, जो शासक कौन हुआ करता था, सम्राट अशोक कौन हुए, सम्राट अशोक यहाँ पर मुख्य रूप से शासक हुआ करते थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी हम लोगों को देखने को मिलेगी। और पहली जो शताब्दी में देखने को मिली, जम्मू और आपके के में, यूटी में हम लोगों को, JNK में हम लोगों को यह देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक शासक हुआ करता था कनिष्क, आप लोगों को याद होगा। और यहीं पर जो बौद्ध धर्म हुआ करता था वह हीनयान, कौन सा का,
हीनयान और महायान शाखा में हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राइट, तो हमारा जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिएगा, कालाशोक। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। चलो बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा, किस प्रकार का मृत भांड, पाटरी मत भांड का मतलब होता है कि मिट्टी के बने जो प्रमुख बर्तन के हम लोगों को देख रखा, भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के बारे में जानकारी हम लोगों को यह प्रदान करता है। तो कब से माना गया कि जब से, देखो हम लोगों को द्वितीय बहुसंगति कब से देख, मतलब जो द्वितीय हम लोगों को बोला है कि जो नगरीय, द्वितीय जो नगरीय हम लोगों को यहाँ पर जो सभ्यता हम लोगों को देखने को मिलती है वो कब से देखने को मिलती है, गेरू रंग के जब मृत भांड पाए गए, या चित्रित घुसर मृत भांड, या आप लोगों के उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी तब जब से भारत में या आप लोगों के काले रंग के पॉलिशकृत बर्तन पाए गए, जब से भारत में द्वितीय नगरीय सभ्यता हम लोगों को भारत में देखने को मिलती है। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर माना जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देख रखा है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। पहला विदेशी आक्रमण हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिए पहली बार विदेशी आक्रमण किसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर ईरानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, या कुषाणों के द्वारा यहाँ पर देखा गया। तो किसके द्वारा भारत में पहली बार विदेशियों के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया था, आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है। देखिएगा इस सवाल का जो राइट आंसर देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर ए देखने मिलेगा, यानी भारत में सबसे पहले आपके ईरानियों के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। और प्रमुख रूप से एक जो शासक जिसका नाम था साइप्रस, क्या नाम था, साइप्रस नामक एक जो प्रमुख शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, और यह आक्रमण असफल माना गया। असफल आक्रमण इसके द्वारा भारत में किया गया था। लेकिन जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा यह अंतिम प्रश्न आप सभी को घर के लिए वर्क करके आप लोगों को बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी क्या हुआ करती थी। अभी हम लोगों ने जो मगध को पढ़ा था उसी मगध की जो पहली राजधानी हुआ करती थी। देखो आप लोगों को प्रथम राजधानी यहाँ पर दे के रखा है, लेकिन मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि पहली कौन हुआ करती थी, दूसरी कौन हुआ करती थी, और तीसरी जो कैपिटल हुआ करती थी जो मगध राजवंश की, वो कौन कौन हुआ करती थी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।